सभी का बहुत स्वागत है एबीपी गंगा में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं 70 का संग्राम। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है, कल देहरादून दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परेड ग्राउंड में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल परेड ग्राउंड में उनका संबोधन होना है, जनसभा को संबोधित करेंगे। 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। परेड ग्राउंड में आपने देखा, सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद गए, तैयारियों का जायजा लिया, अधिकारियों से बातचीत की तैयारियों को लेकर। कल का दौरा बहुत अहम है प्रधानमंत्री मोदी का। देहरादून दौरे पर कल पहुंचने वाले हैं, हुंकार भरेंगे और शंखनाद वो एक बार फिर से करेंगे देहरादून में। कल आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देहरादून में पीएम का दौरा, लेकिन उससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, अधिकारियों से बातचीत की, तैयारियां किस तरीके की वहां पर चल रही हैं उसको लेकर जानकारी जुटाई। प्रधानमंत्री जी के आने का आप उत्साह देख रहे होंगे। जब से ये समाचार मिला कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आने वाले हैं, दूर दराज के लोग अपने साधनों से देहरादून पहुँचे और निश्चित रूप से उनका आना उत्तराखंड में हमेशा ही जो है, उत्तराखंड के लोगों को हमेशा उनका इंतज़ार रहता है और ये इंतज़ार कल हमारा पूरा होगा। 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होने वाला है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उत्तराखंड के साथ उनका जुड़ाव है, लगाव है, एक भावनात्मक, और उन्होंने स्वयं कर्म और मर्म का रिश्ता यहाँ से बताया, तो उनके आने से हम सभी लोगों को एक नई ऊर्जा का, नए जोश का संचार होगा यहाँ उत्तराखंड के जनमानस को में भी और उत्तराखंड के हमारे सभी कार्यकर्ताओं। कई विकास कार्यों का शिलान्यास करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, देहरादून पहुंच रहे हैं। एक तरफ हमारा विकास कार्य का शिलान्यास और उद्घाटन होगा, वही भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का प्रचार का जो उद्घोष होगा वो कल होने वाला है। जब उत्तर प्रदेश के साथ थे और उत्तराखंड बनने के बाद इस 5 वर्ष में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सरकार में जो काम हुआ है तो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के मिनट टू मिनट कार्यक्रम किस तरीके से होंगे, कितने बजे पहुंचेंगे, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत कब होगी, ये भी आपको बता देते हैं। पीएम मोदी दोपहर 12:25 पर देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी है। 12:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से देहरादून के परेड ग्राउंड के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 12:50 पर परेड ग्राउंड पहुंचेंगे पीएम और 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास करेंगे पीएम और साथ ही साथ 2:30 बजे हेलीकॉप्टर से परेड ग्राउंड देहरादून से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम मोदी। 2:55 पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो ये इनका मिनट टू मिनट का पूरा कार्यक्रम है, कब पहुंचेंगे, उसके बाद कब जनसभा होगी। 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं कल पीएम मोदी। अब इसी पर देहरादून से मेरे सहयोगी विनोद जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलती हूँ। किस तरीके की तैयारी वहां पर है, कल पहुंचेंगे, बड़ी सौगातें मिलने वाली है उत्तर प्रदेश को। विनोद, कैसी तैयारियां वहां पर, कल पहुंचेंगे, कितना खास हो जाता है चुनाव के आते आते प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा और 18,000 करोड़ की सौगात वहां पर देना? जी दीपा, देखिए, कल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विशाल जनसभा परेड मैदान में होनी है, उनकी तैयारियों को आज अंतिम रूप दे दिया गया है और हालांकि अभी कुछ तैयारी बाकी है, जिसके जद्दोजहद में लगातार जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इसी प्रांगण में डटे हुए हैं और जितनी तैयारी है कंप्लीट अधिकांश पूरी कर ली गई है। और कल 12:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से इसी प्रांगण के हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद 1 बजे के करीब एक विशाल जनसभा को यहीं से संबोधित करेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन सोहन परमार से कहूँगा कि हमारे दर्शकों को जो तैयारी है विशाल जनसभा को लेकर वो दिखाए कि देखिए कि सीधे तौर पर जो सीटिंग अरेंजमेंट है पूरी तरह से व्यवस्थित कर दी गई है और इसी प्रांगण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और 18,000 करोड़ की लागत से
18 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। चाहे अक्षरधाम से लेकर देहरादून की जो इकोनॉमिक कॉरिडोर हो या फिर व्यासी जल विद्युत परियोजनाएं, तमाम ऐसी कई परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास प्रधानमंत्री यहां से करेंगे और लोकार्पण करेंगे। और इसके अलावा सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट हो चुकी है दीपा। और उससे अलग अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो पूरे शहर भर में चेकिंग अभियान आज पूरी रात भर चलेगा और पूरी तरह से राजधानी देहरादून के अलग अलग जो चेकिंग पॉइंट्स हैं उन पर विशेष निगरानी यहाँ पर रहेगी। अगर भीड़ की बात करें तो एक भीड़ का अंदेशा लगाया जा रहा है कि करीब 60 से 70 हज़ार लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटने का अंदेशा प्रशासन लगा रहा है। लेकिन भाजपा संगठन के तमाम नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में, इस विशाल जनसभा में भीड़ जुटाई जाए, क्योंकि लगातार टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, चमोली हो या फिर हरिद्वार, तमाम अलग अलग जो राजधानी देहरादून के अलग आसपास के जो जनपद है वहाँ से भीड़ जुटाने का कार्यक्रम जारी है। और ऐसे में कल ये भी माना जा रहा है कि भाजपा संगठन के जिस तरह से नेताओं की बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, आखिरकार भीड़ जुटाए जाए। और 2022 दीपा नज़दीक है, क्योंकि कुछ ही महीनों में यानी 2 से 3 महीनों के बीच में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। उससे ठीक पहले एक मैसेज प्रदेश में ये जाए कि आखिरकार किस तरीके से पार्टी यहाँ पर स्टैंड कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तराखंड में आते रहे हैं, लेकिन इस बार चुनावी बिगुल बज चुका है। तो इसलिए भी काफ़ी चुनावी दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा अहम है, क्योंकि 2 से ढाई महीने के बीच में अब उत्तराखंड में इलेक्शन है। उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा अहम है। और तैयारियों की अगर बात करें तो ये सीटिंग अरेंजमेंट है और इससे ठीक अलावा करीब 20 से 25 हज़ार लोगों के लिए खुला मैदान है, यानी जो कुछ लोग खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनेंगे, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। और ये भी बताया कि पूरे शहर भर में, जैसे मैंने आपको बताया, पूरे शहर भर में चेकिंग अभियान जारी है। ठीक है, और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। कुछ खामियां जो बची है उनको भी पूरा कर लिया जाएगा। सौगातें तमाम मिलने वाली, जिसका इंतजार उत्तराखंड कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, लगातार नजर बनाए रखेगा। रामनगर से बड़ी खबर है, पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। फिर से जताई दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा। हरीश रावत ने दलित के घर भोजन किया। दलित बाहुल्य मालदन क्षेत्र में पहुंचे थे हरीश रावत, वहां पर जाकर के दलित के घर पर भोजन किया और साथ ही एक बार फिर से इच्छा जाहिर की। दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर ये बड़ा बयान है चुनाव के लिहाज से पूर्व सीएम हरीश रावत का। ये बहुत अहम बयान चुनाव के लिहाज से, आप समझिए। फिर से उन्होंने दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा जाहिर की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। ये हमारी एजेंडे में हमेशा ये शामिल रहा है, इसीलिए मैंने चंडीगढ़ में भी श्री चन्नी जब मुख्यमंत्री बने तो उससे उत्साहित हूँ मैं। और मैं समझता हूँ कि एक समय ऐसा आएगा जब उत्तराखंड में भी एक दलित का बेटा मुख्यमंत्री होगा, और वो सामाजिक न्याय की दिशा में उत्तराखंड का एक बड़ा भारी कदम है। सियासी गलियारों में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, मगर पहाड़ की वादियों में इन दिनों बर्फ ने पारा माइनस में पहुंचा दिया है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। उत्तराखंड से 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई है, बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हो रही है। इसके अलावा बड़कोट, उत्तरकाशी, जोशीमठ और रुद्रप्रयाग की तस्वीरें भी आपके सामने स्क्रीन पर है, जहां से बर्फबारी और मौसम का मिजाज बदलने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। सियासी पारा 7वें आसमान पर, लेकिन मौसम की तब्दीली ने अचानक से ठंड वहां पर बढ़ा दी है। रुद्रप्रयाग में मौसम का मिजाज बदल गया है। केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी लगातार हो रही है और इस बर्फबारी के बाद केदारनाथ मंदिर परिसर में बर्फ जम गई। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम में काम कर रहे मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी बढ़ने की वजह से मजदूरों ने काम बंद कर दिया। कपाट बंद होने के बाद अब केदारनाथ धाम में सिर्फ 250 के करीब मजदूर और कुछ साधु संत मौजूद हैं। और वहीं बड़कोट और उत्तरकाशी में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा है। बड़कोट में यमुना घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी लगातार हो रही है। उधर उत्तरकाशी में भी मौसम सुहाना हो गया, बर्फबारी यहाँ पर भी लगातार हो रही है। गंगोत्री धाम समेत दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में भी लगातार बर्फबारी हुई। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मौसम यहाँ पर भी बदल गया और बर्फबारी की संभावना आगे जाहिर की जा रही है। 2 तस्वीरें बड़कोट और उत्तरकाशी की।
बद्रीनाथ धाम में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा है। बद्रीनाथ धाम में करीब 2 इंच तक बर्फबारी हुई है, जिस वजह से मंदिर के पास के कई इलाकों में बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। ठंड बढ़ने से पारा माइनस में चला गया। हालांकि अभी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हैं, इसलिए श्रद्धालु वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो लोग यहां पर रहते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां तक भी नजर वहां तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ आपको दिखाई दे रही है। पिछले कई दिनों से लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, ठंड बढ़ गई। जोशीमठ से करीब 80 किलोमीटर दूर मलारी सीमा की तरफ एक झील बन गई है। ये झील नीति गांव से करीब 1.5 किलोमीटर पहले है। बताया ये जा रहा है कि ये झील धौली नदी के बहाव के विपरीत दिशा में बनी है। झील बनने का कारण सड़क निर्माण से नदी में डाला जा रहा मलबा बताया जा रहा है। और इतना ही नहीं, झील के आगे नदी के रास्ते में जगह जगह बड़े बड़े बोल्डर और मलबे का ढेर लगा हुआ है, जिससे नदी का बहाव भी रुक सकता है। अल्मोड़ा की सोमेश्वर विधानसभा सीट, इस सीट पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है और मंत्री रेखा आर्य यहां से विधायक है। अल्मोड़ा विधानसभा सीट सूबे के हॉट सीट में शामिल है। यहां से महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य विधायक है। सोमेश्वर विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2002 में हुए चुनाव में कांग्रेस के प्रदीप टमटा और भाजपा के राजेश कुमार के बीच मुकाबला हुआ, मगर प्रदीप टमटा 883 वोटों से चुनाव जीत गए। 2007 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अजय टमटा को टिकट दिया। अजय टमटा ने कांग्रेस के प्रदीप टमटा को 1513 मतों से मात दे दी। 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने फिर से अजय टमटा और कांग्रेस ने रेखा आर्य को मैदान में उतारा, मगर अजय टमटा ने रेखा आर्य को चुनाव हरा दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अजय टमटा को मैदान में उतार दिया। अजय टमटा लोकसभा चुनाव जीत गए, इसलिए इस सीट पर उपचुनाव कराए गए। उपचुनाव में कांग्रेस की टिकट पर रेखा आर्य चुनाव जीत गई। रेखा आर्य कार्यकाल पूरा करने से पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। 2017 के चुनाव में रेखा आर्य को भाजपा ने टिकट दिया, जबकि कांग्रेस से राजेंद्र बाराकोटी मैदान में उतरे। रेखा आर्य महज 710 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए। रेखा आर्य का कहना है कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के काफी काम करवाए हैं, इसलिए जनता इस बार भी उनका ही साथ देगी। भेटा बरसीला सड़क है, जो इतिहास में पहले कभी वो सड़क नहीं पहुंच पाई, हमने वो सड़क पहुंचाई है। इसके अतिरिक्त अन्य विधानसभा क्षेत्र, अन्य मंडलों की यदि मैं बात करती हूं, तो चाहे वो हमारी पंपिंग पेयजल योजना हो, चाहे वो हमारी सिंचाई पंपिंग योजना हो, चाहे वो हमारी सड़कें हों, चाहे वो हमारे अस्पताल हो या विद्यालय हों, और महाविद्यालयों में फर्नीचर पहुँचाने की बात हो, तो हर प्रकार से जो है विकास कार्य को सुनिश्चित किया। रेखा आर्य अपने विधानसभा क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। उनके काम करने के तरीके से लोग काफी प्रभावित हैं, मगर इस बार कांग्रेस भी पहाड़ पर पूरी ताकत के साथ डटी हुई है। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी काफी मशक्कत कर रही है, जिस वजह से इस बार सियासी समीकरण बदल सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए सोमेश्वर से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट का रिजल्ट क्या रहा था। भाजपा प्रत्याशी के तौर पर रेखा आर्य की जीत हुई थी। आप देख रहे हैं, उन्होंने राजेंद्र बाराकोटी को चुनाव में हरा दिया था। कड़ी टक्कर हालांकि दी थी राजेंद्र ने, लेकिन फिर भी हार का सामना करना पड़ा। आपको दिखाते हैं सोमेश्वर क्षेत्र की जनता के बड़े मुद्दे कौन कौन से हैं। सोमेश्वर में किसानों के मंडी नहीं होने का एक मुद्दा लगातार गरमाता रहा। पिछली सरकार के समय स्वीकृत की गई योजनाओं पर काम नहीं हो पाया है, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा है। सोमेश्वर विधानसभा में ताकुला में पॉलिटेक्निक की हालत बेहद खराब है, इसका मुद्दा भी उठता रहा। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की मांग लगातार होती रही है। ये तमाम मसले हैं जो चुनाव के दरमियान और भी पुरजोर तरीके से उठाए जा रहे हैं। फसलों की सिंचाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसको लेकर भी किसान यहाँ पर बेहद नाराज दिखाई देते हैं। ये मुद्दे जो चुनाव के दौरान भी उठते हुए दिखाई देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने उत्तरकाशी का दौरा किया और इस दौरान अजय कोठियाल ने लोगों से घर घर जाकर संपर्क किया। कोठियाल ने लोगों से मिलकर उत्तराखंड नवनिर्माण में सहयोग की अपील की। दरअसल कोठियाल इन दिनों जनसंपर्क अभियान लगातार चला रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। हमारे करना काम है, ये कभी मिले मेरे को।
और उधर दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन रुड़की दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पिरन कलियर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान इमरान हुसैन ने कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी पहले से अधिक मजबूत हुई है। पिछले 21 साल में नेताओं का या पार्टियों का विकास तो ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं जो नेता कांग्रेस में रहता है और वही अगर उसकी एंटी इनकम्पेंसी होती है वही छोड़ के भाजपा में चला जाता है, फिर वो भाजपा से लड़ता है, उसके बाद वहाँ उसकी मुखालफत शुरू होती है, वो कांग्रेस में आ जाता है, घूम फिर के वही लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड को सीएम धामी ने रद्द करने के ऐलान के बाद पुरोहितों ने एक तरफ सरकार का आभार व्यक्त किया है, तो वहीं तीर्थ पुरोहितों ने कांग्रेस भवन पहुंच करके विपक्ष के नेताओं का भी धन्यवाद दिया। पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड पर कांग्रेस के समर्थन को लेकर धन्यवाद दिया है। साथ में मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे सम्मानित तीर्थ पुरोहितगण यहाँ कांग्रेस मुख्यालय तक आए और उन्होंने संघर्ष के समय में कांग्रेस पार्टी के ने जो समर्थन उनको दिया था उस रूप में पार्टी को धन्यवाद दिया है। मैं सभी माननीय तीर्थ पुरोहितों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिखाने के दांत और हैं, खाने के दांत कुछ और हैं। इस साल चुनाव था तो इगास की छुट्टी दे दी, अगले साल चुनाव नहीं है तो इगास की छुट्टी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी। पूर्वोत्तर रेलवे के डीएम रामनगर स्टेशन के निरीक्षण के लिए पहुंचे, मगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि लॉकडाउन में बंद हुई ट्रेनों को फिर से शुरू करवाया जाए। हालांकि रेलवे के अधिकारियों के आश्वासन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता वहां से वापस लौट गए। हमारी तमाम ट्रेनों को निरस्त किया है, जिनमें जो रामनगर मुरादाबाद की 2-3 सर्विसें थी वो बंद कर दी गई थी, हरिद्वार की कनेक्टिविटी बंद कर दी गई, जो यहाँ से लखनऊ की कनेक्टिविटी थी 2 डिब्बे लखनऊ के जाते थे वो हटा दिए गए थे, जो बॉम्बे की ट्रेन है वो भी अपने निर्धारित उस पर नहीं आ रही है, और जो दिल्ली जयपुर जाती है ट्रेन उसको भी जो है उसकी संख्या भी कम करने की बात आ रही थी। मैं